नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि कब एक नया अंक प्रस्तुत करूं, तो चुनावों का माहौल चल रहा है और आधी से ज़्यादा लोकसभा की सीटों के लिए मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान कल होने वाला है, जिसमें 96 सीटों का फैसला होगा। धीरे धीरे स्थिति काफी बदलती जा रही है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारे बाजार काफी उतार चढ़ाव का शिकार हो रहे हैं। इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है, हालांकि अभी भी वो एक निश्चित लेवल से नीचे है। काफी समय 12 और 15 की रेंज में रहने के बाद वो अब 18-19 की रेंज पर पहुंचा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन के परिणाम आने का समय होगा तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स में और बढ़ोतरी होगी। तो ये एक समय है सावधान हो जाने का। जो भी निवेशक बाजार में निवेशित हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान रखने योग्य रहेगा कि कम से कम अपनी पोजीशंस में बहुत बढ़ोतरी ना करें, और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो भी नया निवेश करने से कुछ समय के लिए बचें, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्थिति काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। पिछले अंक में मैंने आपको 3 सिनारियो प्रस्तुत किए थे और ये बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से स्टॉक मार्केट, हमारे भारतीय सूचकांक रिएक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने में नहीं आया है, लेकिन कुछ एक घटनाएं इस दौरान हुई हैं जिस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। हमने ये देखा है कि बाजार को अनिश्चितता का माहौल पसंद नहीं है। बाजार की जो दिशा और दशा निर्धारित होती है, अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो बाजार अपना अप ट्रेंड जारी रख सकता है। तो पहले सिनेरियो की हमने जो बात की थी कि अगर एनडीए या बीजेपी को अपने बूते पर बहुमत मिले, अर्थात बीजेपी पिछली बार जो उसने 2019 के चुनाव में 303 सीटें प्राप्त की थी, यदि वो इसके आसपास या 272 और 300 के बीच भी पहुंच जाए और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर एक सुदृढ़ सरकार दे सकती है। इस स्थिति में बाजार में 5 से 7% की बढ़ोतरी की आशा की जा सकती है। दूसरा सिनारियो जो इसके विपरीत, यदि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिले तो उस स्थिति में बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा। इनिशियली यदि इंडिया गठबंधन को भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर मिले तो भी बाजार बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो एक हिस्ट्री रही है वो कांग्रेस पार्टी की भी वो रिफॉर्म्स के प्रति पॉजिटिव ही रही है। तो उस स्थिति में भी बाजार कुछ समय के लिए थोड़ा सा झटका दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबलाइज बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम तीसरे सिनारियो की बात करते हैं, जिसका जिक्र आज से 1 महीना पहले जब मैंने पिछला वीडियो दिया था तो कोई बात नहीं करता था। आज दबी जबान में ही सही लोग ये बात कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े से दूर रह जाती है तो क्या स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसका आकलन करना अति आवश्यक है। आज के माहौल में ज्यादा संभावना इसी बात की नजर आती है कि हम लोग एक अनिश्चितता की ओर बढ़ रहे हैं और एक हंग पार्लियामेंट की स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती है। तो इसमें जब हम आकलन करते हैं तो अब बहुत से एनालिस्ट इस बात पर जिक्र करने लगे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिले। तो मेरा अपना आकलन जो मैंने पिछली बार प्रस्तुत किया था, भाजपा के लिए लगभग वही मैंने आंकड़े रखे हैं, क्योंकि अब फाइनल फिगर आ गए हैं। भाजपा कुल 543 में से
435 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है तो उसको थोड़ा सा हम एडवांटेज देते हुए ये मानकर चल सकते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट 50 से 55% रह सकता है। तो उस स्थिति में भाजपा को 220 से लेकर 240 सीट मिल सकती हैं, जो बहुमत से 30 से 50 कम है। ये स्थिति इसलिए सामने आ रही है क्योंकि उत्तर के जो भाजपा के गढ़ माने जाते थे, जहां पर उसका स्ट्राइक रेट 90 से 100% के बीच रहा था, वहां पर भाजपा को काफी नुकसान होता दिख रहा है। तो अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार में भाजपा को कम से कम 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अनिश्चित है क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। मायावती के मैदान में उतरने से जो दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, अब मायावती किसका खेल बिगाड़ेंगी इस पर कहा नहीं जा सकता। पिछली बार भाजपा को उत्तर प्रदेश से 62 सीटें मिली थीं, इस बार कुछ थोड़ा सा नुकसान होने का अंदेशा है। तो इस तरह से भाजपा को कम से कम 60 सीटों का नुकसान हम दे सकते हैं। भाजपा को साउथ में ये एक कुछ स्टेट्स में, जैसे केरला में उसका खाता खुल सकता है, तमिलनाडु में 1 या 2 सीट मिल सकती हैं, लेकिन कर्नाटक में उसको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही बनती है कि भाजपा 220 से 240 के बीच में रुक जाएगी। उधर कांग्रेस पार्टी पहले मेरी उम्मीद थी कि 315 से 320 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर वो 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें से भी वेस्ट बंगाल में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां उसका गठबंधन तृणमूल कांग्रेस से नहीं हुआ है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट हम 45 से 50% तक मान सकते हैं। तो उस स्थिति में कांग्रेस को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता कि किस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 100 सीट पीछे रहेगी। लेकिन अब इसको अगर दोनों पार्टियों के हम पर्सपेक्टिव से देखें तो भाजपा के लिए एक ये खुशी का पल हो सकता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस हालांकि उससे बहुत पीछे रहेगी, लेकिन पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस के 54 कैंडिडेट्स थे और इस बार वो 3 फिगर मार्क को पार करेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मानने का ये अवसर आएगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। लेकिन एक हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु लोकसभा की ओर ये इशारा कर रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस समेत और टीडीपी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजू जनता दल जैसी पार्टियां बिल्कुल किसी के साथ, ना तो इंडिया अलायंस के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ हैं। तो उनको भी लगभग 60 के करीब सीटें मिल सकती हैं। वो किसका साथ देंगे ये उस पर डिपेंड करेगा कि किसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और सत्ता में होने के खातिर बीजेपी को एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन यहां यह सवाल आता है कि यदि भाजपा 240 सीटें भी ले जाती है तो क्या सत्ता परिवर्तन से खुद को रोक पाएगी? क्योंकि उस स्थिति में जाहिर है कि भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा और वही वो स्थिति होगी, असमंजस की स्थिति, जो शायद लंबे समय के लिए, अंतराल के लिए चल सकती है। और उस स्थिति में बाजार ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव दिखाएगा। तो निवेशकों को बिल्कुल चाहिए कि अपना फ्रेश निवेश करने की अभी नहीं सोचें और इलेक्शन के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही उस पर निर्णय करें। तो साथियों, महाभारत के युद्ध का श्री गणेश हो चुका है। हमने देखा
कि किस तरह की स्तरहीन राजनीति चल रही है, दोनों ओर से किस तरह एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। हमने 1950 के दशक से चुनावों का विश्लेषण किया है, उसको देखा है और ये महसूस किया है कि एक सामंजस्य स्थापित होता था, एक मर्यादा होती थी कि एक दूसरे पर किस तरह से वार करना है। लेकिन आज जो है बिल्कुल राजनीति गर्त में जा चुकी है, उसका बहुत अफसोस होता है। और अगर ऑपोजिशन की ही बात हो, उनके भी कुछ नेताओं ने इस तरह की बात की है, कम से कम प्रधानमंत्री को जिस तरह की भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं कतई शोभा नहीं देता है। और इस महाभारत के युद्ध में धनंजय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। जिस तरह जो महाभारत का युद्ध पहले हुआ था, धनंजय यानी अर्जुन, सारा युद्ध जो है उनके आसपास गढ़ा गया था। तो यहाँ धनंजय से मेरा आशय है DY चंद्रचूड़ साहब से, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ बेहतरीन निर्णय लिए हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को मजबूर किया कि वो पूरा डाटा पब्लिक डोमेन में लाएं। इसी तरह से ऑपोजिशन ने जो एक EVM का मुद्दा गर्म कर रखा था, उसको भी ठंडा करने में हमारे मुख्य न्यायाधीश की भूमिका रही और उन्होंने ऑपोजिशन के कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किए और EVM को एक क्लीन चिट दी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई इक्का दुक्का कोई किसी को शिकायत है तो अवश्य चुनाव आयोग के सामने जा सकता है। तीसरा, केजरीवाल और संजय सिंह को अंतरिम जमानत देते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित करने की भी कोशिश की गई है। तो आने वाले समय में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। कुछ निर्णय सरकार के, ऑपोजिशन के, जो चुनाव आयोग के पाले में जाएंगे और चुनाव आयोग भी यदि उसका सही समाधान न कर पाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। और यही एक डर है कि शायद नई सरकार के गठन में कुछ विलंब हो। तो 4 जून को नतीजे आएंगे, तो यदि एक हंग पार्लियामेंट, जिसकी की बहुत बड़ी संभावना लग रही है, ऐसा होता है तो एक असमंजस की स्थिति काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, जब तक एक नई सरकार का गठन न हो और भारत को एक नया प्रधानमंत्री न मिल जाए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि चौथे चरण के चुनाव के बाद स्थितियां बहुत तेज़ी से बदलेंगी। तो बहुत सोच समझकर निवेश करें, नए निवेश से बचें और यदि आपकी एक्स्ट्रा पोजीशंस मार्केट में हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर साइड पर बैठें। यही मेरा सुझाव होगा अगले अंक में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अंततोगत्वा स्टॉक मार्केट जो है, हमारा निवेशक और जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के हालात को देखकर ही निवेश करने का निर्णय लेते हैं। तो अगले अंक में हम भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, जिससे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव का ये जो माहौल है शांत होने के बाद हमारे मार्केट किस दिशा में जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे एक अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आज का अंक अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।